हेलो एवरीवन, मैं भारत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो है यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि आखिरकार ये ब्रह्मांड है क्या, आया कहां से। तो इस ब्रह्मांड की बात करें तो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं जो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। वो है अर्थ जिस पे हम रहते हैं, हमारी अर्थ जो सोलर सिस्टम में मौजूद है, और ये सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी में मौजूद है, यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्स तीन बेसिक एलिमेंट से बना है। अर्थ, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी जो इसके अंदर मौजूद है, और ये तीनों मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। तो बात उठती है कि क्या आखिरकार यही तीन हैं जो ब्रह्मांड बनाते हैं, या फिर ब्रह्मांड का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन की बात करें तो इसका एक अलग से टेक्निकल फील्ड आता है जिसे हम एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं, या फिर खगोल शास्त्र जो इनके बारे में अध्ययन करता है। और इस एस्ट्रोनॉमी को मोर टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, और जो व्यक्ति इनकी स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट यानी खगोल शास्त्री या खगोल वैज्ञानिक। और एस्ट्रोनॉमी ये बोलता है डेफिनेशन के तौर पे कि इट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स along with galaxies, star, solar system, planets and the smallest particulate matter which is present all over the world। मीन्स साफ सुथरी भाषा में बोली जाए तो छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक बिंदु से लेकर बड़े से बड़े गैलेक्सी तक के अध्ययन को हम यूनिवर्स के अंतर्गत रखते हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर तीन बेसिक यूनिट्स जो हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स, स्पेस अंतरिक्ष, और आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि आखिरकार इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़े की बात आती है तो हम प्राइमा फेसी सोचते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर आउटर स्पेस यानी आउटर मतलब बाहर का अंतरिक्ष, तो शायद ये बड़ा हो। कुछ सोचते होंगे सर अंतरिक्ष बड़ा होगा, कुछ सोचते होंगे ब्रह्मांड बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ा इन तीनों में जो है वो है ब्रह्मांड। अब बात उठी कैसे और क्यों। तो इस शब्द से आप बचपन से जुड़े और बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हो। जैसे गौर करो, बचपन में कुछ सीरियल्स आते थे जो आप बहुत शिद्दत से देखा करते थे, जैसे महाभारत पुराना वाला, और बहुत सारे सीरियल्स थे जिसमें एक शब्द इस्तेमाल होता था ब्रह्मांड, और इसके अंतर्गत एक लाइन बोली जाती थी, ब्रह्मांड अनंत है, यूनिवर्स इज लिमिटलेस, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। चलते चले जाओ, पेट्रोल खत्म, लाइफ खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द बाउंड्री ऑफ यूनिवर्स, यानी इसका कोई भी ओर छोर हमारे पास मौजूद नहीं है। ये इकलौती डेफिनेशन है जो ब्रह्मांड के बारे में इस्तेमाल की जाती है। यूनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि आखिरकार ये आया कहां से। तो साइंस की बात की जाए तो साइंस सबसे पहले बात करता है हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। तो आखिरकार ये कैसे आया। तो यूनिवर्स की उत्पत्ति के लिए, इसके ओरिजिन के लिए बहुत सारे सिद्धांत और थियोरीज दी गई हैं, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया है, बिग बैंग थ्योरी दिया गया है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी मानी जाती है। और इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि स्टार्टिंग में जीरो ग्रेविटी के अंदर जब समय जीरो पे चल रहा था, यानी कि उस समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तो एक छोटा सा पार्टिकल था हमारे पास, यानी कि बहुत ही छोटा, जिसे हम फर्स्ट मैटर बोलते हैं। वो जीरो ग्रेविटी के अंदर बहुत अधिक तापमान में एक्सप्लोड हो गया। अब एक्सप्लोड होने से जो भी वस्तु जिस तरफ गई वो उस तरफ भागती चली गई, और फर्दर जब समय यहां से शुरू हुआ तो ठीक समय के 32वें भाग के अंदर तापमान 10 × 10⁻27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारी सोच से बहुत अधिक
तब जाकर जो डस्ट पार्टिकल्स थे ये एक दूसरे में एग्लोमरेट होना शुरू हुए, यानी इकट्ठा हुए। और इस एग्लोमरेशन के बाद तीसरे चरण के अंतर्गत जब तापमान थोड़ा सा कम हुआ तो ये और एग्लोमरेट होने लगे, यानी कि एक दूसरे के नजदीक आने लगे, जिसके बाद पांचवें और छठे स्थान तक जाते जाते आज के डेट में तापमान -270 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिसके कारण हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। यह अनुमानित है। अब बात उठती है कि आखिरकार इस समय में तो कोई था ही नहीं। अब जब कोई नहीं था तो हम कैसे मान लें कि ब्रह्मांड 13 बिलियन ईयर अगो ही बना है? हो सके उससे पहले बना हो सके उसके बाद बना हो। तो सबसे बड़ी बात होती है वाइडली एक्सेप्टेड थियरी। और वाइडली एक्सेप्टेड थियरी की बात की जाए तो इसके बारे में बोला जाता है कि जब स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग एक ही बात पे अपना वोट दे देते हैं तो हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इजीली एक्सेप्टेड थियरी बिग बैंग थियरी आती है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट बेसिक यूनिट, ब्रह्मांड जो तीनों में सबसे बड़ा है। अब बात उठती है कि सर स्पेस और आउटर स्पेस, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो इनके बीच का डिफरेंस जानने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। स्पेस की हिंदी बताइए। जाहिर सी बात है आपने बोला होगा अंतरिक्ष, गलत है। अब बात उठी कैसे? मैंने आपसे स्पेस का हिंदी पूछा है, मतलब नहीं पूछा। मतलब अंतरिक्ष होता है, स्पेस का हिंदी होता है खाली स्थान जहां पे कोई भी वस्तु मौजूद नहीं है। यह भी वही खाली स्थान है जहां ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी अपनी जगह, वीनस अपनी जगह, और बीच में जो गैप बच गया वो स्पेस हो गया। बात अलग है, हिंदी में अंतरिक्ष बोल के थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है, कितनी बड़ी चीज होगी, कुछ नहीं है। साफ सुथरी भाषा में बोले, द गैप बिटवीन एनी टू हेवनली बॉडीज इन यूनिवर्स इज नोन एज स्पेस। यानी कि ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी दो हेवनली बॉडीज। अब बात उठी सर हम हेवनली की जगह कुछ जगहों पे सेलेस्टियल भी सुनते हैं, तो कोई बात नहीं, सेम है, बस सोचने का नजरिया अलग। जो विद्वान ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया है, यानी कि गॉड, सुपरनैचुरल पावर, वो बोलते हैं हेवन वाला हेवनली। जो विद्वान ये मानते हैं इस ब्रह्मांड को साइंस ने बनाया है, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो बोलते हैं सेलेस्टियल। है एक ही वस्तु। जैसे घर में आप मम्मी के लिए बहुत अच्छे बच्चे हो तो मम्मी के लाल हो, मम्मी के नीले हो, और पापा के लिए तो खैर बहुत सारे नाम होते हैं। गौर करना, आप एक व्यक्ति लेकिन दो व्यक्तियों के देखने का नजरिया आपको बदल गया, तो जाहिर सी बात है व्यक्तियों के हिसाब से आपके नाम भी बदल गए। ठीक वैसे ही यहां होता है। तो या तो पेपर में सेलेस्टियल मिले या हेवनली मिले, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो स्पेस की बात हुई। अब बात उठती है आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष की बात करें तो इससे पहले हम फिजिक्स के एक छोटे से नियम के ऊपर आते हैं, और वो है ग्रेविटी, जो न्यूटन ने दिया था। और उनके हिसाब से बोला जाता है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है अपने साइज और अपने मास के हिसाब से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम हैं, आप हैं, टेबल है, एसी है, या फिर कुछ भी है, सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे बीच का खिंचाव क्यों नहीं पता चलता, यानी ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी का साइज बड़ा है,
मास बड़ा है तो इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। यानी अर्थ की ग्रेविटी हमारे बीच के ग्रेविटेशनल पुल को जीरो कर देती है, जिसके कारण हमारे बीच का ग्रेविटेशनल पुल पता नहीं चलता है। ये तो बात हो गई ग्रेविटी की। अब यही ग्रेविटी अगर हम स्पेस में आए तो वीनस अपनी जगह है और अर्थ अपनी जगह है। तो क्या इस स्पेस का कुछ ऐसा भाग होगा जो अर्थ की ग्रेविटी में आता होगा और कुछ ऐसा भाग होगा जो वीनस की ग्रेविटी में आता होगा? तो जो स्पेस का पार्ट अर्थ की ग्रेविटी में आएगा वो अर्थ का आउटर स्पेस, जो वीनस की ग्रेविटी में आएगा वो वीनस का आउटर स्पेस। वीनस की ग्रेविटी के बाहर वीनस के लिए स्पेस और अर्थ की ग्रेविटी के बाहर अर्थ के लिए स्पेस। यानी द पार्ट ऑफ स्पेस which comes under the gravitational pull of any heavenly body is known as outer space। अब यहां पे जाके हमें डिफरेंस पता चला कि अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो सबसे बड़ा सर्कल यूनिवर्स, उसके अंदर स्पेस और उसके अंदर आउटर स्पेस, ये हमारे 3 बेसिक यूनिट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, समझते हैं। जैसे कि मंगलयान आज स्पेस बाहरी अंतरिक्ष में है और परसों स्पेस में छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आज आउटर स्पेस में है और कल स्पेस में चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आउटर स्पेस स्पेस का एक पार्ट है जो कम है और स्पेस बड़ा है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स। सो द मैक्सिमम मैटर इन यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है अगर सबसे अधिक हाइड्रोजन यूनिवर्स में मौजूद है तो सबसे अधिक स्टार्स होंगे। और स्टार्स के फॉर्मेशन की बात की जाए तो बोला जाता है कि स्टार्स स्टार्टिंग में ये क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट होते हैं, जिसे नेबुला का नाम दिया जाता है, और फर्दर कंडेंस होने के बाद ये प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन अगले स्टेप में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। अब बात उठती है कि आखिरकार ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। 2 हाइड्रोजन के एटम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर जब फ्यूज करेंगे तो बाई प्रोडक्ट के रूप में हीलियम देते हैं और बड़े पैमाने पे एनर्जी एमिट होती है। और वो एनर्जी इतनी होती है कि फर्दर हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस देती है। साफ सुथरी भाषा में बोलूं तो मैंने आपको हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला दिया, जाओ जहां दिल करे ब्लास्ट कर दो। लेकिन उस हाइड्रोजन बॉम्ब को ब्लास्ट करने से पहले हिरोशिमा के एक एटम बॉम्ब को ब्लास्ट करना होगा, जिससे सराउंडिंग का टेम्परेचर 2 से 2500 डिग्री सेल्सियस जाएगा। और उस टेम्परेचर के अंदर जब हम 2 हाइड्रोजन के एटम्स को फ्यूज करेंगे तो हीलियम आएगा और बड़े पैमाने पे एनर्जी पैदा होगी। वो एनर्जी जो सराउंडिंग के हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रदान करेगी, जिससे कि वो रिएक्ट कर सके। और यही रिएक्शन आगे फर्दर चल के न्यूक्लियर फ्यूजन में बदलेगा और यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्स का फॉर्मेशन करेगा। अब बात उठी कि स्टार फॉर्म हो गए तो जाहिर सी बात है हम हमेशा देखते हैं कि कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं, कुछ चीजें बहुत छोटी होती हैं। तो क्या स्टार्स बड़े और छोटे होते हैं? तो हाँ, होते हैं। और स्टार्स 2 टाइप के होते हैं। और इनके लाइफ साइकिल की बात की जाए तो एक बड़ा स्टार और छोटा स्टार,
जिनका नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है और एंड होने से पहले दोनों का एक फेज सेम माना जाता है, जो है रेड जाइंट फेज। अब बात उठती है कि सर सबसे पहले तो ये बताओ आप कि हम स्टार्स के पास जा नहीं सकते, क्योंकि अर्थ का सबसे नजदीकी स्टार है हमारा सन, और सन और अर्थ के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्स खत्म होने वाले? बताया किसने? तो बताता कोई नहीं है, बस हम यहां एजम्पशन लेते हैं। और वो एजम्पशन लिया कैसे जाता है? तो ठीक जैसे घर में गैस सिलेंडर खत्म होने से पहले मम्मी बोलती है कि अब सिलेंडर खत्म होने वाला है, क्योंकि फ्लेम ब्लूइश से रेडिश कलर में बदल जाता है इंप्यूरिटीज के जलने की वजह से। ठीक वैसे ही जब सभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेडिश कलर में बदल जाएगा। और स्टार्स क्योंकि बड़े होते हैं, तो जब ये एक्सपैंड करेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, तो जाइंट रूप ले लेंगे, और उस स्टेज को हम फेज के रूप में बोलते हैं, यानी कि अब स्टार खत्म होने वाला। और स्टार के खत्म होने के बाद, यानी कि जब सभी हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में कन्वर्ट हुए, तो अगर स्टार बड़ा होगा तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा, और अगर स्टार छोटा होगा तो वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात उठी ये दोनों क्या है? तो ब्लैक होल के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है, सेंटर ऑफ मैक्सिमम ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट गया वो आज तक वापस नहीं आया, और मैक्सिमम स्पीड से चलने वाली है लाइट, और अगर लाइट भी गई तो ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकती, ऐसा माना जाता है। अब बात उठी सर अगर ऐसा माना जाता है तो क्या ब्लैक होल किसी ने देखा है? तो ब्लैक होल देखने की बात आती है, तो ब्लैक होल देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स का रंग क्या है? या फिर इफ यू आर सिटिंग इन अ स्पेस शिप और स्पेस स्टेशन एंड यू आर लुकिंग आउटसाइड द विंडो, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? यानी स्पेस स्टेशन में बैठने के बाद बाहर का नजारा कैसा है और किस कलर का है? तो आंसर क्या होगा? ब्लैक। ब्लू नहीं, ब्लू अर्थ दिखती है, स्पेस ब्लैक दिखेगा। अब बात उठी सर स्पेस में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, फिर ब्लैक क्यों दिखेगा? तो सबसे बड़ी बात है हम एक दूसरे को क्यों दिखते हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आई हमारे सरफेस पे पड़ी, रिफ्लेक्ट बैक हुई, हमें दिखी। क्या यूनिवर्स में कुछ है? नहीं है, वैक्यूम है। यानी जो लाइट पैदा हो रही है वो कंटिन्यू बिना रोक टोक भागती चली जा रही है, तो जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक वापस आएगी नहीं। यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मीडियम और वैक्यूम द कलर ऑफ यूनिवर्स इज ब्लैक। अब ब्लैक कलर के चादर में अगर मैं एक ब्लैक डॉट लगा दूं तो क्या ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये भी वो एक ब्लैक डॉट है जो आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, और जो गया देखने वो देख चुका, ब्लैक होल उसे मिल चुका, लेकिन वो बेचारा आज तक वापस नहीं आया कि बता सके उसे ब्लैक होल मिला, क्योंकि जो गया वो आज तक वापस नहीं आया। अब बात उठती है व्हाइट ड्वार्फ की। तो व्हाइट ड्वार्फ में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये व्हाइट कैसे दिखा अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई? तो यहां सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ? हीलियम में। और हीलियम की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है हीलियम इल्यूमिनेट्स, यानी हीलियम चमकता है। अब हीलियम के चमकने की प्रॉपर्टी की वजह से ये हमें क्या दिखेगा? वाइट। और बहुत दूर होने की वजह से छोटा दिखेगा, ड्वार्फ। क्योंकि हमारे सन के जो सबसे नजदीकी स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी,
जिनके बीच की दूरी 4.3 लाइट ईयर की है। यानी आज लाइट की स्पीड से ट्रैवलिंग स्टार्ट करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंटिन्यूअसली फॉर 4.3 ईयर्स, तब जाकर हम पहुंचेंगे उनके पास जो फिलहाल अभी जिंदा हैं। यानी जो खत्म हो गए वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है, यानी कि हमारे रीच से बहुत दूर। इसलिए हम इन्हें बस बोलते हैं ये व्हाइट ड्वार्फ होते हैं। ये तो हुआ हमारा स्टार का लाइफ साइकिल। अब स्टार के लाइफ साइकिल के बाद हम बात करें तो आसमान में हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं और इन तारों का खुली आंखों से जब हम देखते हैं तो समूह दिखता है, ग्रुप, जिसे हम कॉन्स्टोलेशंस का नाम देते हैं। हिंदी में इन्हें तारामंडल बोला जाता है। आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्स्टोलेशंस यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर गिविंग सम पैटर्न एंड शेप इनटू द स्काई, यानी कि आसमान में कुछ आकार दे रहे हैं, जैसे कि सप्तऋषि या फिर ग्रेट बियर या फिर यूरेसा मेजर। ये तो कुछ कॉन्स्टोलेशंस हुए जो कि नॉर्मल कुछ गिने चुने स्टार्स का ग्रुप है, जिनमें 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं या फिर 50 हैं। लेकिन जब इन्हीं तारों का लाखों या फिर करोड़ों का समूह हो जाएगा, यानी कि ग्रुप, तब जाकर हम इन्हें गैलेक्सी का नाम देते हैं। मीन्स द ग्रुप ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार्स इन यूनिवर्स इज नोन एज गैलेक्सी। लाखों करोड़ों तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं। अब गैलेक्सी की बात आई तो सबसे बड़ी बात उठती है कि आखिरकार गैलेक्सी कितने हैं। जैसे याद करो, बचपन में एक बहुत अच्छा सवाल हमारे दिमाग में आता था जो हम अक्सर दोस्तों से भी पूछते थे, आसमान में कितने तारे मौजूद हैं? तो हम क्या बोलते थे, गिन लो, हमारे सर पे जितने बाल है उतने तारे मौजूद हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अब सर के बाल तो नहीं गिन पाएंगे ना, और यहां गैलेक्सीज भी नहीं गिन पाएंगे। क्यों? क्योंकि करोड़ों तारों से मिलकर तो एक गैलेक्सी बना। अब यहां कितनी गैलेक्सीज हैं ये पता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स को बोला गया है लिमिटलेस। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढे कहां से? तो इस सवाल का जवाब उन्हीं से मांगते हैं जो इसका अध्ययन करते हैं, यानी कि कॉस्मोलॉजिस्ट से। और कॉस्मोलॉजिस्ट के हिसाब से बोला जाता है कि देयर आर टुडे अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन गैलेक्सीज। ऐसा माना जाता है कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर। और ये टोटल नंबर आपको बस टिक करना है एग्जाम के अंदर अबाउट द गैलेक्सीज। और गैलेक्सीज की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स है। तो जाहिर सी बात है जब करोड़ों तारे एक जगह एक ग्रुपिंग करेंगे और उस ग्रुप को अगर मैं ऊंचाई से देखूं तो ये हमें कोई पैटर्न देगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर मैं काले रंग की चादर पे कुछ चावल बिखेर दूं और उसे ऊंचाई से देखूं तो वो चावल बिखरे हुए कुछ ना कुछ पैटर्न देते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज भी कुछ पैटर्न्स देती हैं जिन्हें हम शेप्स ऑफ गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। और शेप्स ऑफ गैलेक्सीज के अंदर हमारे पास आज तक जो शेप मौजूद हैं वो 3 हैं। पहला है स्पाइरल और सर्कुलर, दूसरा एलिप्टिकल और तीसरा इरेगुलर। यानी ये स्पाइरल शेप में है, ये एलिप्टिकल यानी अंडे की तरह है, और तीसरा जिसका कोई भी शेप मौजूद नहीं है या हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं उसे बोला जाता है इरेगुलर। स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल में ये माना जाता है ये ठीक सांप के कुंडली की तरह मौजूद है, यानी कुछ इस तरीके से, और सेंटर से पेरीफेरी की दूरी बराबर होने की वजह से
इसे सर्कुलर का नाम देते हैं। एलिप्टिकल, ठीक जैसे एक अंडे के अंदर सेंटर से एक किनारा सबसे दूर और दूसरा किनारा सबसे नजदीक होता है, वैसे ही एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है जिसमें सेंटर से एक कॉर्नर दूर होगा और एक कॉर्नर नजदीक। इरेगुलर में बस समझ लो हैप हजर्ड अरेंजमेंट्स हैं स्टार्स का, जो हमें कोई भी शेप रिजेंबल करने नहीं देते। ये 3 शेप्स ऑफ गैलेक्सीज हमारे पास मौजूद हैं आज के डेट। अब अगला सवाल दिमाग में आता है कि सर इन तीनों में से हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ सोलर सिस्टम में रहती है, और सोलर सिस्टम गैलेक्सी में, तो जाहिर सी बात है हम भी तो किसी ना किसी गैलेक्सी में रहते होंगे, यानी हमारा सन किसी करोड़ों तारों की फैमिली का एक पार्ट होगा। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी, मिल्की वे। अब जाहिर सी बात है इस गैलेक्सी का शेप होगा, तो हमारी गैलेक्सी का शेप है स्पाइरल। अब स्पाइरल यानी कि हमारे गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं वो स्पाइरल अरेंज्ड है। लेकिन थोड़ा नामकरण की बात करें तो नामकरण में क्या देखते हैं कि टेक्निकली एजुकेशनल फील्ड में जो भी नाम दिए जाते हैं वो किसी ना किसी कारण से दिए जाते हैं। और इस नाम को देखें तो मिल्की का मतलब होता है दूधिया और वे का मतलब होता है रास्ता। आकाश में बहने वाली गंगा, गंगा को हरिद्वार से पहले देखो एकदम वाइट इन कलर बहती है, कारण है बर्फ से निकलना और शुद्ध। और मिल्की वे का टेक्निकल मतलब जो होता है वो होता है पाथ ऑफ लाइट, यानी रोशनी का रास्ता। अगर आपने हाई राइज बिल्डिंग से या फिर फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे रोड पे जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स को देखा हो रात में, तो पूरी रोड एक जलती हुई पट्टी की तरह नजर आती है और रोड के दोनों तरफ अंधेरा होता है। यानी कि रोड पे स्ट्रीट लाइट्स का अरेंजमेंट लीनियर पैटर्न है। ठीक वैसे ही अपनी गैलेक्सी में भी स्टार्स का पैटर्न लीनियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेम। लेकिन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ गैलेक्सी देखें तो हमारी गैलेक्सी का शेप क्या है, स्पाइरल है। और इस स्पाइरल में जो हमारे ब्लू बैंड्स हैं वो स्टार्स हो गए और बीच का गैप ये ब्लैक स्पेस हो गया जो थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर का है। और इसमें अगर मैं इस तरफ देखूं या इस तरफ देखूं तो बीच में तो पाथ टूट गया क्योंकि स्टार्स नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये पाथ ऑफ लाइट है तो स्पाइरल नहीं है, और अगर स्पाइरल है तो पाथ ऑफ लाइट नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द नेम। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं नाम क्यों और शेप क्यों, दोनों सही है लेकिन बस देखने का नजरिया अलग है। याद करो बचपन में जब हम थे छोटे तो सीलिंग फैन चलता था और हमने जब भी देखा गर्मी में तो सीलिंग फैन चलता हुआ मिला हमें। तो जब स्कूल में दोस्त पूछते थे तुम्हारा पंखा कैसा है और तुम्हारे पंखे का शेप कैसा है, तो हम बोलते थे गोल है। ठीक वैसे ही गेम यहां है। हमने जब अपनी गैलेक्सी को देखा तो ये ऑलरेडी मोशन में थी। अब बात उठी मोशन में होने का कारण गोल बोला, लेकिन पाथ ऑफ लाइट क्यों बोला, तो वो भी आओ देखते हैं। हमारी गैलेक्सी का सेंटर है जो है ब्लैक होल, और इस ब्लैक होल के आर्म्स हैं 4, जिसमें से एक आर्म में हम भी मौजूद हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है। ये डॉट्स पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में अकेले। और ये कितने स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर, तो आपको बोलना है 300 मिलियन स्टार्स आर देयर इनटू आवर गैलेक्सी। यानी हमारी टोटल गैलेक्सी में 300 मिलियन स्टार्स मौजूद है।
जिनमें से एक स्टार हमारा सन भी है, जिसकी हम फैमिली, अब यानी कि एक हैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली नहीं भी तो 770 मिलियन स्टार्स हो गए। अब 70 मिलियन स्टार्स का मतलब है 7 करोड़ तारे, और एक तारा अगर 150 मिलियन किलोमीटर से इतनी रोशनी दे सकता है जो हमारे पास मौजूद है, तो करोड़ों तारे बहुत अधिक रोशनी देंगे। तो हमने इसे क्या बोला? पाथ ऑफ लाइट। नाम सही हो गया। पाथ ऑफ लाइट बोलने का दूसरा कारण भी है, क्योंकि ये जो हैंड है ये थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर गहरा है, थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर चौड़ा है और मिलियंस ऑफ लाइट ईयर लंबा है। यानी चौड़ाई, गहराई और लंबाई अधिक होने की वजह से इसे हमने पाथ ऑफ लाइट बोला। मतलब नाम भी सही है। और घूमने की वजह से, यानी रोटेटिंग पोजीशन में होने की वजह से हमने इसे क्या बोला? स्पाइरल इन शेप। मतलब नाम भी सही और आकार भी सही। हम अपनी गैलेक्सी के जिस आर्म में मौजूद हैं उसको बोलते हैं ओरियन आर्म और ओरियन बेल्ट, जिसमें हम हैं, यानी ओरियन कॉन्स्टोलेशन इस बेल्ट के अंदर मौजूद है, इसीलिए हम इसे ओरियन आर्म के नाम से जानते हैं। यह हमारी गैलेक्सी के नाम की बात हुई, जो हमने देखा कि कंफर्म है, सही है, शेप भी सही है और नाम भी सही है। अब घूमने के आधार पे जाहिर सी बात है कि ये सन और पूरा हैंड घूम के वापस यहीं आएगा। यानी या तो बोलो हमारा सन या फिर हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक रिवॉल्यूशन लेने में कुछ ना कुछ समय लेता होगा। जैसे अर्थ सन का एक रिवॉल्यूशन करने में 365 डेज लेती है, मतलब आज जहां अर्थ है अगेन 365 डेज के बाद यहीं वापस आ जाएगी। ठीक वैसे ही हमारा सन या फिर हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का एक रिवॉल्यूशन लेने में 250 मिलियन ईयर्स लेता है, यानी कि 25 करोड़ साल। यानी आज जहां सन है, बैठो, वेट करो, अगेन 250 मिलियन ईयर्स के बाद वापस इसी जगह पे आ जाएगा। ये हमारे सोलर सिस्टम और हमारे सन का 1 रिवॉल्यूशन टाइम है अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अब बात करते हैं हम अपने नेबर की, यानी पड़ोसी की। जैसे हम हैं तो हमारा कोई पड़ोसी होगा, ठीक वैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी का जो पड़ोसी गैलेक्सी है, यानी नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी का शेप भी स्पाइरल है जो मिल्की वे गैलेक्सी का है। यानी शेप ऑफ एंड्रोमेडा इज ऑल्सो स्पाइरल, शेप ऑफ मिल्की वे इज ऑल्सो स्पाइरल। अब हम हो गए पड़ोसी, हो गया तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कॉलोनी में रहते होंगे, यानी ग्रुप ऑफ हाउस। तो ग्रुप ऑफ हाउस का कुछ नाम होगा, किसी भी कॉलोनी का नाम होता है। ठीक वैसे ही ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम क्लस्टर का नाम देते हैं। हम भी एक ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, जिस ग्रुप का नाम हम लोकल ग्रुप के नाम से देते हैं। यानी एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी इज नोन एज लोकल ग्रुप, जिसमें टोटल 32 गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन 32 के अंदर हम और एंड्रोमेडा भी मौजूद है। यानी अगर इन दोनों को निकाल दूं तो ग्रुप में 30 हो जाएंगे और इन दोनों को जोड़ दूं तो 32। ये हम हुए, हमारी गैलेक्सी हुई, हमारी कॉलोनी हुई। अब आते हैं अपनी गैलेक्सी के बाद अपने घर के ऊपर।